हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 2025 का जो एग्ज़ाम होगी। तो 2024 में जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और डीएलएड 2025 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परीक्षा होती है डीएलएड की, उसमें आपका 80 से 90% जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न को पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए 2022 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है डीएलएड का, ठीक है, उस डीएलएड की सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में 1 अप्रैल 2024 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी से, ठीक है, वह सभी हिंदी का प्रश्न मैं आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि डीएलएड में 120 नंबर का क्या होती है, परीक्षा होती है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। यानी कुल 120 प्रश्न के लिए 120 नंबर का परीक्षा होती है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी गलत उत्तर देने पर इसमें कोई भी अंक काटा नहीं जाता है, ठीक है। जिसमें आपका हिंदी से 25 नंबर पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें 25 अंक होता है। यानी 25 नंबर जो क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होता है 25 नंबर का। गणित से 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद साइंस से 20 नंबर का प्रश्न पूछाता है, जिसमें 20 नंबर दिया जाता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस कहते हैं, इसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है। और समान अंग्रेजी, जिसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है, 20 अंक 20 नंबर का होती है। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता, जिसको रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर का, ठीक है। तो टोटल आपका 120 प्रश्न पूछा जाता है, 120 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है ना 1 नंबर का होता है, यानी 120 नंबर की एग्जाम होती है। और 120 अंक का परीक्षा होती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से ये आपका परीक्षा का सिलेबस का ये आपका सिलेबस था कि किस विषय से कितना नंबर पूछा जाता है। परीक्षा का ये पैटर्न था, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। इसमें गलत उत्तर देने पर कोई अंक काटा नहीं जाता है। यदि आप गलत उत्तर भी देते हैं तो कोई अंक आपका सही उत्तर से काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो हिंदी से 25 नंबर, 25 प्रश्न 25 नंबर का होता है, ठीक है। गणित से 25 प्रश्न पूछा जाता है, 25 नंबर का। विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाता है, 20 नंबर का। सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस से 20 प्रश्न पूछा जाता है, 20 नंबर का। समान अंग्रेजी से आपका 20 प्रश्न पूछा जाता है, 20 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछा जाता है, 10 नंबर का। यानी टोटल 120 क्वेश्चन हुआ, 120 नंबर हुआ। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन है हिंदी का, ये देख सकते हैं। बिहार डीएलएड परीक्षा 1 अप्रैल 2024 को यह प्रश्न पूछा गया था। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न किसी का बैच खरीदना, किसी का किताब से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप डीएलएड में जो परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है 2022 से 24 तक, यदि उतना पढ़ लेते हैं तो आपका पक्का जो है ना, मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से आप पास कर जाइएगा। आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि डीएलएड की जो परीक्षा होती है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका परीक्षा में पूछा जाता है सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से आंख मूंद करके आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़िए, मैं कहता हूँ, और उतना कीजिए। आप निश्चित रूप से जाइएगा परीक्षा देने, तो देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारा प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए 2022 से 24 तक जितने भी परीक्षा हुआ डीएलएड का, जितनी भी शिफ्ट में, वो सारा प्रश्न, सारा ईयर का हम एक एक करके आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल 2024 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका डीएलएड के एग्जाम में हिंदी से, वो सभी हिंदी का प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस आत्मा, ठीक है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? धर्म प्लस आत्मा होता है। तो ऑप्शन जो है आपका
क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस आत्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, समास में कुल कितने पद होते हैं? प्रश्न पूछता है कि समास में कुल कितने पद होते हैं, तो समास में कुल 2 पद होते हैं। ठीक है, समास में कुल कितने पद होते हैं? याद रखिएगा 2 पद होता है, 2 याद रखिएगा। समास में कुल कितने पद होता है? 2 पद होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? बताइए, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में जो है ना आपका तत्पुरुष समास है। यज्ञ के लिए शाला, जब इसका विग्रह कीजिएगा, यज्ञशाला का विग्रह कीजिएगा तो यज्ञ के लिए शाला इसका विग्रह होगा, तो यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और गद्यांश से आधारित जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या दिया हुआ है? गद्यांश से भारत माता को हम नमन करते हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है। ठीक है, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। दक्षिण में हिंद महासागर है, उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है, पूर्व में बांग्लादेश है। ठीक है, ये तो भारत का चौहद्दी है आपका। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है, पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है। ठीक है, भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा कौन कौन बढ़ाती है? तो ये आपका गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है। ये सभी नदियाँ जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहलहाती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति क्या है? भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता, सबकी प्रिय है आपका भारत माता। ठीक है, तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है, अब इस गद्यांश से प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए आंसर आप। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो देखिए सपूत, स प्लस पूत। ठीक है, स प्लस पूत। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगता हो। तो पूत के पहले क्या लगा है? स लगा हुआ है। ठीक है, तो सपूत में कौन सा उपसर्ग होगा? स उपसर्ग होगा। समझ रहे हैं ना बात को? सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? स उपसर्ग होगा, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो सपूत यानी स प्लस पूत, यानी पूत के पहले क्या लगा है? स लगा है, तो क्या बन जाता है? सपूत, सपूत बन जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? स उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, स हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? बताएंगे आंसर, जानते होंगे तो मैं पढ़ रहा हूँ विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, इन अक्षर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है, तो आसंजक होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आसंजक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? बताएंगे आंसर आप। तो कारक के 8 भेद होता है। ठीक है, कितने भेद होता है कारक का? 8 भेद होते हैं कारक की। ऑप्शन जो है ना आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 8। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएंगे। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी। क्या होगा? सम्राज्ञी होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्राज्ञी, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9 है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे आंसर, जानते हैं तो। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए आप लोग। तो चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करना चादर से बाहर पैर पसारने मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। पहला है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये तो शुद्ध वाक्य है। दूसरा है, बेटी पराए घर का धन होती है, ये भी आपका वाक्य शुद्ध है। भारत में अनेकों राज्य है, नहीं, भारत में अनेक राज्य है, ठीक है। अनेकों तो बहुवचन में हो जाएगा, इसलिए यह क्या है आपका अशुद्ध है। भारत में अनेक राज्य है, यह शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए, तो यही आपका अशुद्ध वाक्य है। भारत में अनेकों राज्य है, यह वाक्य कैसा है, यह वाक्य आपका अशुद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमसे अशुद्ध ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनेकों राज्य है, यह आपका वाक्य क्या है, अशुद्ध है। जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, ठीक है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, बताइए। पदबंध को बताना है, इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें आपका क्रिया पदबंध है, ठीक है। दरवाजा खोला जा सकता है, ठीक है, खोला जा सकता है में कौन सा पदबंध है, तो क्रिया पदबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया पदबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बोलने का विषय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तो आपका है भाववाच्य का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे आंसर, राइट आंसर जानते होंगे तो। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग जानते हैं होंगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा आपका व्यंजना शक्ति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजना शक्ति द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है, इस कथन में शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति बताना है, तो इसमें आपका व्यंग्यार्थक शब्द शक्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंग्यार्थक शब्द शक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें क्या है कि इसमें शब्द रिपीटेशन हो रही है, तो ये आपका यमक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है। अलंकारों का शिरोरत्न किसको माना गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार को अलंकारों का शिरोरत्न माना गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न दिया हुआ, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरुजु बढ़ जाई में अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, मानहु विधि तन अक्ष छवि स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोषण कौ करे भूषण पे अंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु मानो जेहू जहाँ पर लिखा रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई ऐसी अद्भुत बेला न रोक सका न बिहन सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो तगन में आपका 551 लघु और गुरु वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 551। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मग्न, एक भग्न, एक नग्न, 2 तग्न तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। तो आपका है मंदाक्रांता में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंदाक्रांता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुण किसका कथन है। तो आपका है 52 का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 52। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह लास्ट प्रश्न है आपका, हिंदी का है। विभाव के कितने भेद है। तो विभाव के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2। तो दोस्तों इस तरह से आपका डीएलएड 1 अप्रैल 2024 को जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, वो सभी हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। आपको ज़्यादा इधर उधर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा डीएलएड की। आप सिर्फ इसी को पढ़ लीजिए, आप निश्चित रूप से डीएलएड परीक्षा पास कर जाइएगा। क्योंकि 80 से 90% प्रश्न जो है डीएलएड में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आपको इधर उधर से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।